नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ। चलो, पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज अपन फिर दूसरे पार्ट में ऑप्टिक्स की बात करने जा रहे हैं। कल अपन ने छोड़ा था मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में अपन ने बात की थी। टाइप ऑफ मिरर हमने पढ़ा था, जिसमें सिंपल मिरर आपने पढ़ा था, गोले दर्पण आपने पढ़ा था। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी रिमिक्स चल रहा है। चलो, चल रहा है। आज बात करेंगे अपन गोले दर्पण क्या होता है। गोले दर्पण, चलो, गोले दर्पण देखिए बेटा, गोले दर्पण मैं आपको कल बता रहा था कि बेटा गेंद जानते हो ना, गेंद अंदर से ठोस आती है, पीवीसी की बनी होती है या रबर की बनी होती है। ठीक है, तो ये जो गेंद होती है यह अंदर से भरी हुई होती है। ये इसी प्रकार की गेंद की कल्पना करते हैं जो कांच की बनी हो, यानी कांच के गोले की कल्पना करते हैं। जैसे ये कांच का गोला लिया आपने, और ये कांच का गोला लिया तो कैसा लिया? खोखला, अंदर से खोखला है। ठीक है, इस कांच के गोले को क्या करते हैं ना, यहां से हटा, यानी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भी इसके दो पार्ट हो गए। तो गोले दर्पण की डेफिनेशन अपन देंगे तो दर्पण कब बनता है? जब कोई पारदर्शी पृष्ठ होता है, उसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश करने पर। ठीक है, कल अपन ने चर्चा की थी कि परावर्तक पॉलिश चांदी की होती है। किसकी होती? चांदी की होती है। चलो, किसी गोले को उसका कटा हुआ है, गोले दर्पण की बात करें तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखोगे? किसी गोले को उसका कटा हुआ है भाग, किसी गोले कोष का कटा हुआ वह भाग, कटा हुआ वह भाग। ठीक है, इतना आसान। किसी गोले कोष का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, चाहे वह कसा हुआ हो चाहे वह उभरा हुआ हो, जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए। ये लो, परावर्तक पॉलिश कर दी तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो किसी गोलीय कोष का, ये गोलीय कोष है, किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करती है, परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करती है, भांति कार्य करती है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए हम कि गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब देखिए बेटा, इस गोलीय दर्पण की ऊपर बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए बेटा, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कल हमने चर्चा की टाइप ऑफ मिरर, यानी दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण भी दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आज अपन चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण की वो डिफाइन अपन निकल लिया। अब बात कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण का प्रकार है। तो गोलीय दर्पण का प्रकार है, दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट यानी पहला जो गोलीय दर्पण है उसकी मैं बात कर लेता हूं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर सेकंड आप पढ़ोगे उत्तल दर्पण। क्या पढ़ोगे? उत्तल दर्पण।
तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं पढ़ने के साथ अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, जब अवतल दर्पण की बात करो तो अवतल दर्पण भी यही गोलीय दर्पण है, तो यह भी किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग। यानी ये जो गोलीय कोश था अपना, इस गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग, जैसे ये भाग लिया, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी जाए? परावर्तक पॉलिश। उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो धसी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। तो धसी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग, किसी ये जैसे ये मान लिया गोलीय कोश, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो धसी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये साइन हो गया किसका? अवतल दर्पण का। चित्र बढ़ गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब परिभाषा आप लिखते हैं, लिख लेना बेटा, विषय मैंने आपको बता दी है, आराम से डिफाइन कर लेना। तो किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसकी उभरी हुई पृष्ठ पर, जिसकी उभरी हुई पृष्ठ पर, जिसकी उभरी हुई पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दे, परावर्तक पॉलिश कर दे तो धसी हुई पृष्ठ, तो धसी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है? किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए तो धसी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए बेटा, अवतल दर्पण जो होता है यह प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर मैं अवतल दर्पण लेता हूँ, जैसे याद है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसे पहचान की बेटा? उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश। ठीक है, किसी गोलीय कोश का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश की हुई हो तो धसी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण ले लिया हमने, इस पर प्रकाश की किरण आपको करता हूं, यानी मैं समांतर किरण पुंज आपको करता हूं, ये समांतर किरण पुंज आपको कर दिया मैंने। अब देखिए होता क्या है, प्रकाश आया, समांतर किरण पुंज इस अवतल दर्पण पर पुट हो गया, यानी आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा, अपारदर्शी पृष्ठ से टकराएगा और वापस आ जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ से टकराएगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जाएगी, ये जाएगी वैसे आ जाएगी वापस। ये लो कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि अवतल दर्पण है वह प्रकाश को केंद्रित करता है, अवतल दर्पण है वह प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। अवतल दर्पण प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा, आपको पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्यों? तो आपका आंसर आएगा क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण को
भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह कौन अवतल दर्पण, यह प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात केंद्रित करने का कार्य करता है, अब देखिए बेटा अवतल दर्पण क्या होता है। जनरली वे में डेफिनेशन डिफाइन कर दोगे इसे। गोली को उसका कटावा वह भाग जिसके उभय पृष्ठ पर परावर्तक पोलिश करने जाए तो दक्षिणी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात केंद्रित करने का कार्य करता है, इसलिए अवतल दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये था अपना अवतल दर्पण। अब बात करते हैं अपन उत्तल दर्पण की। किसकी बात करेंगे बेटा? उत्तल दर्पण की। भाई उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है, तो मैं यही कर लेता हूं उत्तल दर्पण की बात। देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का जस्ट अपोजिट होता है, तो मैंने लगा लेना उत्तल दर्पण। मैं आपको एक सलाह दे दूं, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो आप इसके स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो भाई, हर सारी चीजें साथ साथ लिख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं लेवली बोल रहा हूँ, जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो आप आराम से रफ कॉपी लेंगे। और साधारणतः मैं आपको गाइड करता हूँ बेटा, फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रफ कॉपी का सामंजस्य पेन के साथ पढ़ना जरूरी है। यदि रफ कॉपी और पेन का सामंजस्य नहीं बनेगा तो अपन साइंस के स्टूडेंट नहीं है। तो रफ कॉपी और पेन हाथ में रखिए, वीडियो को देखते जाए। वीडियो को देखने के साथ साथ जैसे उत्तल दर्पण की परिभाषा है, तो यहाँ पर जैसे उत्तल दर्पण की परिभाषा है तो उसको आप नोट करते जाओ, ठीक है ना, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे। चलो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वही बात मैं यहाँ पर वो गोलीय कोष मिटा दिया था, तो वापस बना लेता हूँ। किसी गोलीय कोष का कटा भाग, इस गोलीय कोष को काट दिया, ये गोलीय कोष हमने ले लिया। किसी गोलीय कोष का कटा भाग, किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग, ठीक है। तो यह भाग है जो काट दिया हमने, ठीक है, यहां पर मैंने रख दिया। अब क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसकी दसी हुई पृष्ठ पर परावर्तक पोलिश कर दी जाए। ये दसी हुई पृष्ठ है, दसी हुई पृष्ठ पर हमने क्या कर दी, परावर्तक पोलिश। दसी हुई पृष्ठ पर क्या कर दी, परावर्तक पोलिश कर दी। तो जो उभरी हुई पृष्ठ है वह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। उभरी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसकी दसी हुई पृष्ठ पर, जिसकी दसी हुई पृष्ठ पर, जिसकी दसी हुई पृष्ठ पर परावर्तक पोलिश कर दी जाए, परावर्तक पोलिश कर दी जाए, तो उभरी हुई पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी, पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी या पृष्ठ की भांति कार्य करेगी। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। तो किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग, ध्यान से देखिए भाई, किसी गोलीय कोष का कटा हुआ वह भाग जिसकी दसी हुई पृष्ठ पर, जिसकी दसी हुई पृष्ठ पर परावर्तक पोलिश कर दी जाए तो उभरी हुई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करेगी। क्या कहलाएगा,
उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब देखिए बेटा, प्रकाश की किरणें जब उत्तल दर्पण पर आपको होती है तो किस प्रकार का बिहेव करता है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण में ले लेता हूँ, ये यहाँ पर मैंने ले लिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की कुछ पहचान क्या होगी? दसवीं पृष्ठ पर क्या होगी? परावर्तक पोलिस। ये 10वीं पृष्ठ पर परावर्तक पोलिस करनी। अब मैं यहाँ प्रकाश की किरणें आपतित करता हूँ, जैसे ये प्रकाश की किरण आपतित की मैंने, ये प्रकाश की किरण आपतित की मैंने, ये प्रकाश की किरण आपतित की, ये की, प्रकाश की किरणें आपतित कर दी, समांतर किरणों को प्राप्त कर दिया। तो जैसे ही उत्तल दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन की घटना घटित होगी। परावर्तन की घटना घटित होने का मतलब ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से फैल जाएगी, ऐसे इधर चले जाएगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे चले जाएगी, ये जैसे आई वैसे चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, ये भी ऐसे। यानी उत्तल दर्पण ही ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है, अपसारी दर्पण भी कहलाता है। क्यों उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात अपसरित करता है यानी फैलाता है। अपसरित करता है यानी फैलाना, अपसरित करता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैलाने का कार्य करता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण को अपन अपसारी दर्पण कहते हैं। ये था बेटा अपना गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के टाइप, गोलीय दर्पण के टाइपों की व्याख्या। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषा। तो देखिए बेटा, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाओं की आप बात करते हैं तो अपन को गोले के बारे में जानना चाहिए। भाई गोला है और दर्पण हमने लिया है तो यह दर्पण गोलीय कोश का कटा हुआ भाग है, गोलीय कोश का कटा हुआ भाग है। और तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र जहां पर अपन पढ़ेंगे उनकी परिभाषा अपन उस गोले से रिलेटेड ही देंगे। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, आराम से जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे देखते रहें, और प्रॉब्लम आपको लगे, समस्या आपके सामने है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषा है, मुख्य परिभाषा है। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषा है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषा हम पढ़ते हैं। तो परिभाषा पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे? गोलीय दर्पण की परिभाषा दोनों से पढ़नी है, तो मैं दोनों दर्पण लेता हूँ। एक दर्पण तो ले लेता हूँ, ये लो इधर, ये लो। कौन सा दर्पण हुआ बेटा? पहचान कीजिए, कौन सा दर्पण हुआ? उभरे हुए पृष्ठ में परावर्तक कोलिस है, उभरे हुए पृष्ठ में परावर्तक कोलिस है, तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। ठीक है जी, इधर लेता हूं इसको पर मैं, ये लो। 10वें पृष्ठ में परावर्तक कोलिस की वजह कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दोनों दर्पण अपन ने ले लिए। अब परिभाषाएं पढ़ते हैं अपन, तो यहां पर मैं दोनों कॉम्बिनेशन में लिख लेता हूं। दोनों दर्पणों के माध्यम से समझते रहना बेटा, जहां भी समझ में नहीं आया आप मुझे जरूर सजेशन करें। पहली परिभाषा पढ़ोगे आप, गोलीय दर्पण से संबंधित द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो देखिए बेटा, जो पृष्ठ होती है, जो परावर्तक पृष्ठ होती है दर्पणों की, ये जो परावर्तक पृष्ठ है जिधर पॉलिश नहीं की हुई है वह पृष्ठ द्वारक कहलाती है।
गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ ही द्वारक कहलाती है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ ही द्वारक कहलाती है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ ही द्वारक कहलाती है। पहला हो गया भाई, ये तो द्वारक आ गया, क्या आ गया? द्वारक। ठीक है, ये जो पृष्ठ है क्या हो गई? द्वारक हो गई, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा आप पढ़ोगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लिखते रहे, नोट करते रहे, मेरी आवाज सुन रहे हो तो। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे कैपिटल P के द्वारा डिनोट किया जाता है। दर्पण का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 परिभाषा आप पढ़ोगे वक्रता केंद्र। क्या पढ़ोगे? वक्रता केंद्र। दोनों दर्पण है, किसी न किसी गोलों के कटे हुए भाग है। दर्पण है, किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है बेटा? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कैपिटल C या 2F से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र को कैपिटल C या 2F से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 परिभाषा आप पढ़ोगे वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ोगे? वक्रता त्रिज्या। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? देखिए बेटा, इसकी 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेगी A, एक तो पढ़ेगी B। तो पहली परिभाषा क्या होती है, मैं गोले के माध्यम से दे देता हूं। यानी यह दर्पण किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है, तो गोले की त्रिज्या होती है। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या को अपन क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये तो है पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दोनों परिभाषा वक्रता त्रिज्या की समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं कि वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नंबर 5 में परिभाषा आपको पढ़नी है मुख्य अक्ष। क्या पढ़ोगे बेटा? मुख्य अक्ष क्या होती है? देखिए, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष की अपन बात करते हैं तो वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। तो वक्रता केंद्र व मुख्य अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र व प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलो आगे परिभाषा पढ़नी है नंबर 6। वह आएगी मुख्य फोकस। कौन सी परिभाषा पढ़ोगे? मुख्य फोकस क्या होता है बेटा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण से संबंधित मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, मुख्य फोकस की परिभाषा आप पढ़ोगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें। ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मुख्य फोकस
फोकस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद में क्या करेगी, तो अपसरित करेगा यानी फैल जाएगी। इस प्रकार से जब अपन देखेंगे तो ये हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होगी कि कैसे आ रही है। दोनों जहां पर काटेगी ना, मुख्य अक्ष जहां पर काटेगी वहीं पर क्या बनेगा, मुख्य फोकस बनेगा। क्या बनेगा, मुख्य फोकस बनेगा। ठीक है, ये लो आपका बन गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बन गया। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। लास्ट डेफिनेशन है वह है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी है मुख्य फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी। जनरली सिंपली प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस, ये प्रकाश केंद्र ये मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। एक बार पुनः सुनिए, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। अपन इसकी दिशा का निर्धारण करेंगे जब अपन चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे उस कंडीशन में। ये थी अपनी गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य शब्दावली यानी मुख्य परिभाषाएं। अब अपन आगे चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित किरण परावर्तन के लिए। देखिए बेटा, ये परिभाषा जहां भी आपको समझ में नहीं है आप मुझे जरूर बताएं कि सर ये पार्ट मेरे समझ में नहीं है, उस पार्ट को मैं गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा। चलो आगे पार्ट लेते हैं अपन किरण परावर्तन के लिए। अब देखिए बेटा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बीएससीआर आपको बोर्ड के एग्जाम में इनवाइट करता है, आप जब एग्जाम देते हो उस कंडीशन में कभी कभार क्या होता है, परावर्तन का नियम पूछ लेते हैं। परावर्तन का नियम तो पूछता है, साथ में क्या करता है, किरण परावर्तन के नियम पूछ लेता है। और किरण परावर्तन के नियम तो अपन भूल जाते हैं, लिख के क्या आ जाते हैं, परावर्तन के नियम, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए, जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, ये पार्ट इतना बढ़िया है कि आरेख तो सही होनी है, साथ में अपन किरण परावर्तन के नियम भी सीख जाएंगे। यह पार्ट में नहीं आएगा तो बेटा आरेख अपना मत करना, आरेख बनाना सीखना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखना है। तो आपको ये जो नियम अपन पढ़ रहे हैं, किरण परावर्तन के नियम अपन पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण से किरण परावर्तन के नियम, यह आने जरूरी है। तो करें स्टार्ट। ठीक है, गोलीय दर्पण से किरण परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण से किरण परावर्तन के नियम। ठीक है, गोलीय दर्पण से किरण परावर्तन के नियम। अब किरण परावर्तन के नियम अपन पढ़ते हैं तो दोनों दर्पणों से पढ़ लेते हैं। यह दर्पण कौन सा है बेटा, पहचान कीजिए, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, यह दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब किरण परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहां पर मैं लिखता भी जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा। प्रथम नियम, किरण परावर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, पहला नियम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। वैसे ये हमारा पार्ट है, दर्पण का ये पार्ट है। ठीक है, आपका सबसे पहले द्वार का आपने बना दिया, ये क्या प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पर वक्रता केंद्र डिनोट
यहां पर मुख्य फोकस डिनोट कर देना। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य फोकस है और यहां पर डिनोट कर लेना वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए पहला नियम क्या होता है। जब अपन आलेख पढ़ेंगे ना तो वहां पर क्या करेंगे, प्रथम नियम का सबसे पहले यूज करेंगे, तभी हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अदरवाइज प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई प्रकाश की किरण, इतना ध्यान रखिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण प्रथम नियम, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो देखिए गुजरती हुई प्रतीत ही होगी। तो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो समझ में आ गया परिस्थिति। गोले दर्पण से किरण परावर्तन का प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके, सेकंड नियम क्या कहता है, देखिए जस्ट अपोजिट है इसका, मैं थोड़ा सा राइट करके ये बता देता हूं आपको बेटा। ये लो, पहला नियम तो हो गया। दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण। दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, यहीं पर पुट कर लेते हैं नियम, द्वितीय नियम। ठीक है ना, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण आ गई ना, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की, जैसे आ रही है, आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, यानी मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, समांतर होगी। लास्ट नियम है, थर्ड नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखना। नियम थर्ड यानी तृतीय नियम, इसको रहने दो, मैं सीधा ही करवा देता हूं। तृतीय नियम, तीसरा नियम क्या है, देखिए ये प्रकाश केंद्र है, यहां पर प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, वक्रता केंद्र से। तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण, यानी वक्रता केंद्र से प्रकाश की दर्पण पर आपतित हो रही है। यहां पर देखिए, ये इधर से लगा देता हूं, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण
पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है, वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। ठीक है, तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस गुजर जाती है। यह है बेटा आपके 3 नियम, गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के 3 नियम है। ये तीनों नियम यदि आपके क्लियर है तो आपको आरेख बनाने में, प्रतिबिंब निर्माण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का एहसास नहीं होगा। अब अपन साथ ही साथ एक पार्ट और है, शानदार पार्ट है, वह भी कर लेते हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने इस एक ही वीडियो में पूरा काम कंप्लीट हो जाए। अगले वीडियो में अपन प्रतिबिंब का निर्माण सीखें और दर्पणों के यूजेज पढ़े और दर्पणों के यूजेज के साथ साथ अपन बात करें मिरर, शूटर एंड आवर्धन की। तो एक डेरिवेशन है, शांति बनाए रखें, आगे हो जाएगा। देखिए ये तीनों नियम आपको याद हो गए। तीनों नियमों के साथ ही साथ आपको वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध तैयार हो गया। तो बेटा जाहिर सी बात है कि इतना काम आपने किया है तो प्रतिबिंब निर्माण में तो आपको कोई दिक्कत आएगी। और प्रतिबिंब निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है, चाहे वह सीबीएसई पैटर्न हो, चाहे वह आरबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। यह जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास में भी आपने शानदार तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, चलो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। वक्रता, त्रिज्या कैपिटल आर एवं फोकस दूरी में संबंध है, फोकस दूरी में संबंध, वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, शानदार पार्ट में सीधा भी आपको डेरिवेशन पूछ सकता है। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध परिकलित कीजिए। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। और यह पहला पार्ट होता है ऑप्टिक्स का जहां से 1 नंबर का न्यूमेरिकल पुटअप होता है, यानी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध से 1 नंबर का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। और उस न्यूमेरिकल में आपको इतना ध्यान रखना है कि फोकस दूरी सदैव मीटर में मापी जाती है। यह पार्ट है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के लिख लेना साइड में। फोकस दूरी सदैव, फोकस दूरी सदैव मीटर में मापी जाती है, सदैव मीटर में मापी जाती है। ठीक है, साइड में विशेष करके आगे लिख लेना। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालने के लिए अपन कोई सा एक दर्पण ले लीजिए, चाहे उत्तल ले लीजिए, चाहे अवतल ले लीजिए। मैं यहाँ ले रहा हूँ अवतल दर्पण। ठीक है, ये लग रहा अवतल दर्पण ले लिया। क्या पहचान है? ऊपरी पृष्ठ पर परावर्तक पुलिस और नीचे पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ की भांति काम करता है। भाई ऐसा दर्पण या बोले को सकता हुआ है जिसके ऊपरी पृष्ठ पर परावर्तक पुलिस कर दी जाए तो दसवीं पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। चलो मुख्य अक्ष के साथ इसके सारे पार्ट्स में हम बता देता हूं। ये आ गई P यानी केंद्र, यह आ गया C यानी वक्रता केंद्र, यह आ गया है यानी फोकस दूरी। ठीक है, अब क्या करते हैं? पहला काम जैसे अपन ने नियम लगाया उस नियम से यह अपन निकालते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। पहला नियम लागू हो गया। तीसरा नियम लगाते हैं अपन के वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस गुजर जाती है, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो ये जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जा रहे हैं, यहाँ पर इस पृष्ठ पर मैं नाम दे देता हूँ M। इस M पॉइंट पर, M बिंदु पर यह अभिलंब की भांति काम करती है। कैसा काम करती है? अभिलंब की भांति काम करती है। ध्यान रहेगा, यह M से स्टार्ट होकर M पे चली गई तो यह किरण आ रही है तो क्या कहलाएगी? आपतित किरण।
आपतित किरण, और ये परावर्तित होकर वापस उनके पोको से गुजरेगी तो यह क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। आने वाली किरण विलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण, स्मॉल आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसे कहते हैं अपन परावर्तन कोण। जो परावर्तित किरण विलंब के साथ कोण बनाती है इसे स्मॉल आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हमें तो एफ और आर में संबंध ज्ञात करना है। एफ और आर में संबंध ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ये आरेख अनुसार, आरेख अनुसार, आरेख के अनुसार कोण NMC, कोण NMC, देखिए बेटा ये कोण NMC बराबर होगा कोण MCF, कोण MCF। क्यों होंगे बराबर दोनों? कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, जो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले एकांतर कोण मान में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः आप लिख सकते हैं कोण NMC बराबर कोण MCF बराबर कोण I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या करोगे? ये तो कोण I आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? एक कोण और बराबर है, तो कौन सा बराबर है? परावर्तन के दूसरे नियम से पुनः है, परावर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो कोण NMC बराबर कोण CMF, CMF दोनों बराबर होंगे, यानी कोण I इक्वल कोण R। समीकरण नंबर ले लेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए बेटा। समीकरण 1 में NMC, समीकरण 2 में भी NMC, तो LHS बराबर है तो RHS बढ़िया बराबर हो जाएगा। क्या लिखोगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? कोण NMC बराबर कोण MCF बराबर कोण CMF। NMC और MCF का मान दिया I इज इक्वल I, इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा? R। सारे के सारे बराबर है, यानी ये तीनों कोण आपस में बराबर है। अतः अब देखिए मेरे पास ये त्रिभुज बढ़ रही है बेटा, बढ़ रही है त्रिभुज CMF। अतः त्रिभुज CMF से इस त्रिभुज CMF में क्या है? कोण MCF, कोण MCF बराबर होगा कोण CMF। समझ रहे बेटा? MCF बराबर CMF, अर्थ है ऊपर बराबर CMF। तो इन दोनों कोणों के सामने की भुजा भी बराबर होगी। अतः क्या करोगे? इसके सामने की भुजा MF, इस कोण के सामने की भुजा MF बराबर इस कोण के सामने की भुजा CF, दोनों बराबर होगी। समीकरण नंबर ले लिया 3। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। चूंकि यानी हम जानते हैं CP दिख रही है,
ये सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हो ना। Cp बराबर क्या होगा, Cf प्लस Pf। समीकरण नंबर दे दिया 4। ठीक है, अब देखिए बेटा Cf, Mf और Pf दोनों को बराबर, तीनों को बराबर करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारे पास ये बात पड़ेगी। तो यदि बिंदु M, यदि बिंदु M P के अति निकट हो, P के अति निकट यानी प्रकाश केंद्र के M है इसके बिल्कुल निकट हो, बिंदु M है P के अति निकट हो, अति निकट हो, तो अति निकट होगा तो MF बराबर PF हो जाएगा ना। ये बिंदु इसके बिल्कुल निकट होगा तो MF PF के बराबर हो जाएगा। तो MF बराबर PF, अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से MF की जगह क्या रख दोगे, PF, PF बराबर CF, समीकरण नंबर दे देना 5। अब क्या करोगे, समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखना है। समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या होगा बेटा, पीएफ की जगह सीएफ या सीएफ की जगह पीएफ, तो पीएफ का मान अपने पास है, सीएफ की जगह क्या लिख लेते हैं, पीएफ। तो सीपी बराबर क्या आएगा, पीएफ प्लस पीएफ। ठीक है, अब अपन जानते हैं चूंकि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ये तो सीपी तो हो गई कैपिटल आर, और पीएफ क्या है, फोकस दूरी तो ये हो गई स्मॉल है। ठीक है, सीपी बराबर कैपिटल आर और पीएफ बराबर स्मॉल है, यानी फोकस दूरी। ये मान आ गया, हम देते हो तो कैपिटल आर बराबर एफ स्मॉल है प्लस स्मॉल है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल है। यह आ गया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। यहां से आप f बराबर और इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, 2 इधर गुणा में तो आएंगे, भाग में हो जाएगा, तो स्मॉल f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। यही है वक्रता त्रिज्या r बाय f में रिलेशन, ठीक है। आप इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, सॉरी बेटा 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह था बेटा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन। समझ में आया? इस पार्ट को आप शानदार तरीके से देखना बेटा, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आरबीएससी पैटर्न को देख लो चाहे सीबीएसई पैटर्न को देख लो, दोनों में एक क्वेश्चन पुटअप होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन यदि ऑप्टिक्स से आता है तो इसको उठा सकते हैं, डेरिवेशन के रूप में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध परिकलित करवाया जा सकता है। यदि न्यूमेरिकल यहां से पुटअप होता है, फोकस दूरी का मान दिया हुआ रहता है और वक्रता त्रिज्या का मान आपको पूछ लेता है, वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ रहता है, फोकस दूरी का मान पूछ लेता है, तो न्यूमेरिकल यहां से 1 नंबर का पुट होने की संभावना रहती है। सीधा संबंध आपको पूछा जा सकता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो ये था बेटा आज का मैटर, जिसमें हमने गोलीय दर्पण से संबंधित बातें की, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में भी रिलेशन अपन ने स्थापित किया। वीडियो को आप शानदार तरीके से मन लगा करके देखें, जहां भी समझ में नहीं आए आप मुझे जरूर सूचित करें। वीएस फिजिक्स पॉइंट आपका सेवा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है।
आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट को एक बार हृदय के अंतः कराए उसे धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।